चलिए, तो जो अलजेब्रा है जिसको बीजगणित कहते हैं, एक गणित की नई शाखा है ना? ये क्या है? एक प्रकार का, अभी तो नई नहीं कहेंगे, तो पुरानी हो गई है, नई शाखा है जिसमें गणितीय संक्रियाओं, यानी जो गणित की संक्रियाएं को समझते होगे, गणितीय संक्रियाएं जो है, गणितीय संक्रियाएं में क्या क्या होता है? जैसे जोड़ होता है ना? ये जोड़, घटाव, गुना और भाग, ये जो चार प्रकार के संक्रियाएं इसको कहा जाता है, यानी जोड़ को, घटाव को, गुना करना और भाग करना, ये सारे जो है सो, या मैथमेटिकल ऑपरेशन भी अंग्रेजी में कह सकते हो। तो इन गणितीय संक्रियाओं के लिए, है ना, कुछ अंक हो, ठीक है, यानी अंक जो है, अंक के बारे में पढ़ चुके हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है। इसके बाद इन्हीं अंकों को रिपीट किया जाता है, जैसे 10 लिखना है तो 1 0 लिखते हैं, 11 लिखना है तो 1 1 लिखते हैं। तो इन अंकों के साथ साथ, ठीक है ना, सांकेतिक संख्या का भी व्यवहार किया जाता है। इसका व्यवहार करते हैं सांकेतिक संख्या। अब सांकेतिक संख्या क्या है? तो सांकेतिक संख्या हो गया, जैसे कोई भी संख्या अज्ञात है, मालूम नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि मान लिया कोई संख्या है तो वो x है ना, या y है, या z है, या ए बी से भी दिखाया जाता है, ए बी सी। तो इस तरह के जो सांकेतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है चर। तो गणितीय संक्रियाओं के लिए अंकों और जब सांकेतिक संख्याओं जैसे एक्स वाई जेड का व्यवहार किया जाता है, तो उस तरह का जो गणित की शाखा है उसको कहते हैं बीजगणित, ठीक है। यानी बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें गणितीय संक्रियाओं के लिए अंकों और सांकेतिक संख्याओं का व्यवहार किया जाता है। और जो सांकेतिक संख्याएं हैं उनको कहते हैं चर या चर संख्या। क्या कहते हैं? चर संख्या, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। अब पिछले भाग में संख्या के प्रकार पढ़े थे, पढ़े होंगे, जैसे प्राकृत संख्या है ना, प्राकृत है। इसके बाद पढ़े होंगे पूर्ण संख्या है। इसके बाद पूर्णांक पढ़े होंगे, है ना। इसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर एक नई जो संख्या के बारे में सीख सकते हो वो है चर, चर संख्या या चर, यानी वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स क्या है? ये वेरिएबल्स हैं गणित में प्रयुक्त संकेतों या अक्षर संख्याओं, है ना, जो भी बताया। इसको सांकेतिक संख्या को अक्षर संख्या भी कहते हैं, ठीक है। चर संख्या वेरिएबल्स है वो गणित में प्रयुक्त संकेतों, है ना, ये जो संकेत है या सांकेतिक संख्या है, जैसे एक्स वाई जेड इत्यादि से जो संकेत दिखाया जाता है, और अक्षर संख्याओं यानी लिटरल जो नंबर है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, यानी जो एक्स वाई जेड है इसका मान क्या रहता है? मान स्थिर नहीं रहेगा, है ना, मान स्थिर नहीं रहता है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं ये चर कहलाता है। यानी चर संख्या क्या हो गया? जो गणित में प्रयुक्त संकेतों या अक्षर संख्याओं जिनका मान स्थिर नहीं रहता है उसको कहते हैं चर संख्या। तो वेरिएबल्स हो गया। अब वेरिएबल्स याद रखिए कि हमेशा जो है सो अंग्रेजी के अक्षरों से संकेत दिखाया जाता है ना, अंग्रेजी के अक्षर, खास करके एक्स से या वाई से या जेड से बताया पहले भी, या ए से, बी से, सी से, डी से, है ना। कहीं कहीं एल एम एन से भी दिखाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर जैसे संख्या बढ़ गया एम एन इत्यादि संख्या से भी उसको दिखला सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा वेरिएबल्स के बारे में। यानी एक बार फिर से सुन लीजिए कि गणित में प्रयुक्त संकेतों या अक्षर संख्याओं जिसका मान स्थिर नहीं रहता है वो चर कहलाता है। और चर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स वाई जेड या एबीसी या एल एम द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है।
और अब यहाँ पहले ही बता चुके हैं कि गणित की जो शाखा है ना, गणित की शाखा जिसमें गणितीय संक्रियाओं के लिए, यानी गणितीय संक्रिया बताए जोड़ घटाव गुना और भाग है, गणितीय संख्याओं के लिए अंकों अंकों से मतलब हो गया 1 2 3 4 हो गया इस तरह से, है ना, 9 10 जहां तक जा सकता है, एवं चर का व्यवहार किया जाता है, दोनों मिल करके व्यवहार होता है, बीज गणित कहलाता है। क्या कहते हैं? बीज गणित कहलाता है, यानी अलजबरा कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण एग्जाम्पल समझ लो। कहता है गणित की वह शाखा जिसमें गणितीय संक्रियाओं के लिए अंकों, है ना, 1 2 3 4 5 एवं चर का व्यवहार किया जाता है, तो बीज गणित कहलाता है। अब बीज गणित जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? मान लो कि कोई एक संख्या चर x है और एक संख्या y है। एक संख्या, ये नंबर ले लीजिए, जैसे अंक ले लीजिए 2 है ना, तो x प्लस 2 हो गया। तो इस प्रकार ये जो संख्या बना x प्लस 2 हो गया, या कोई नंबर y है, माइनस से भी दिखा सकते हो, 3 है, या अन्य संख्या है x गुना 5 है। तो ये जो संख्याएं बन रही हैं सभी बीजगणितीय अंक कहलाते हैं, या और इसको एक नया शब्द भी कहा जाता है, इनको व्यंजक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? व्यंजक, या एक्सप्रेशन कहते हैं, या एक्सप्रेशन कहा जाता है, यानी व्यंजक कहा जाता है। अब व्यंजक का मतलब क्या हो गया? अब स्पष्ट यहाँ से क्लियर समझिए कि व्यंजक का मतलब क्या हो गया, कि जो चर हैं और जो अंक हैं, अंक को अचर राशि भी कह सकते हो, यानी इनका मान बदलता नहीं है। यानी एक है तो उसका मान हमेशा एक ही होगा, है ना, दो है तो उसका मान दो ही होगा। तो चरों और अंकों या अचर के प्रयोग से जो राशियां बनती है ना, एक तरह का नई राशि बन गई। तो यहाँ लिख सकते हो कि चरों, यानी जो एक्स वाई जेड है, तथा अंकों, यानी 1 2 3 है, के प्रयोग से बने नए अंक व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजक कहलाते हैं। और ये जो व्यंजक होता है वो जो गणितीय संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुना और भाग से जुड़े रहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे पहले बताया, जैसे x है 2 है, तो x जोड़ 2, यानी गणितीय संख्या में क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो x प्लस 2 हो गया। तो एक ये क्या कहलाएगा? ये व्यंजक कहलाएगा, है ना। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? यूज ऑफ वेरिएबल्स, यानी चरों का जो प्रयोग करते हैं, तो प्रायः यहाँ पर लिख लीजिए कि जो चरों का प्रयोग होता है ये प्रायः अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है ना। प्रायः अज्ञात प्रायः अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है ना। चरों का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रायः अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन दिख रहा है साफ साफ सबको? यस सर। ठीक है, तो अब अज्ञात राशि है। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसको। क्या एग्जाम्पल है? जैसे राम के पास, है ना, राम के पास मोहन से, यहाँ लिख सकता है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि राम के पास मोहन से 5 पेंसिलें अधिक, एक तरह का एग्जाम्पल है ना।
तो यहाँ अब कहता है कि यदि मोहन के पास 17 है, तो राम के पास क्या ये क्लियर है? बहुत सिंपल है ना? कहता है कि राम के पास मोहन से 5 पेंसिलें अधिक, ठीक है? तो यहाँ लिखना होगा राम के पास मोहन से कितनी पेंसिलें अधिक है? तो 5 पेंसिल। और मोहन के पास कितना है? 17 है। तो राम के पास कितना हो जाएगा? राम के पास कितना हो जाएगा? 17 और प्लस 5 हो जाएगा, है ना? तो इसको जोड़ दे सकते हो, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ x का प्रयोग, यहाँ क्या होगा कि x मान लेना होगा, है ना? यहाँ पर एक दूसरे तरह का से भी समझ सकते हो, जैसे केवल ये सवाल रहे कि राम के पास मोहन से 5 पेंसिलें अधिक है, ठीक है? तो यहाँ मानना क्या होगा? मान लिया कि मोहन के पास x पेंसिल, कितना है? मोहन के पास x पेंसिल, x पेंसिलें हैं। तो राम के पास कितनी होगी? तो राम के पास पेंसिल की संख्या कितना हो जाएगा? तो यहाँ चूंकि x मोहन के पास है, तो x में क्या जोड़ेंगे? कि कितना कह रहा है? राम के पास मोहन से कितनी अधिक है? 5 अधिक। तो यहाँ हो जाएगा x जोड़ 5, यानी सिंपल है, राम के पास मोहन से 5 अधिक है। अब मोहन के पास जितना होगा उससे 5 अधिक, यानी मोहन के पास अब कहता है कि 17 है, तो यहाँ x की जगह 17 पुट करेंगे और 17 प्लस 5 यानी 22 हो जाएगा। उसी तरह से यदि कहा जाए कि मोहन के पास 11 है, तो 11 पेंसिल करेंगे और 5 जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा 11 5 16, यानी राम के पास निकल जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि जो अज्ञात राशियां हैं, है ना, उसको गणितीय संक्रियाओं के द्वारा कर करके और अज्ञात राशि का मान निकाला जाता है। और उसका सरल करने का तरीका है, जैसे यूजुअली जो गणित के प्रयोग करते हो, जोड़ घटाव गुना भाग करके, और उसको सेम जैसे गणित में जोड़ घटाव गुना भाग होता है, उसी तरह से फिर व्यंजकों का भी जोड़ जोड़ घटाव और गुना भाग होता है, ठीक है? अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, एक और उदाहरण ले लो, जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। कहता है कि एक आयताकार हॉल है ना, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुनी है, उसके चौड़ाई की 3 गुनी है। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ कहता है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई कितनी, उसके चौड़ाई की 3 गुनी है। अब इसको बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त करना है, तो पहले चौड़ाई से 3 गुनी मानेंगे, तो मान लेंगे यहाँ पर, है ना? यहाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि एक जो राशि है, दोनों राशि में से सभी अज्ञात है, यानी कोई भी ज्ञात नहीं है, तो मान लिया लिखेंगे। पहले चौड़ाई लिखेंगे, तो मान लिया कि हॉल की चौड़ाई कितनी है? हॉल की चौड़ाई हो गया x हो गया, ठीक है? तो लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो, यहाँ चौड़ाई की 3 गुनी है, 3 गुनी का मतलब हो गया कि चौड़ाई से 3 गुना, यानी यदि चौड़ाई x है तो उसको हम लोग गुना करेंगे 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब क्या हो गया? x गुने 3। तो अब ये x गुना 3 है, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है? 3x, ठीक है? तो ये 3x यानी 3x है, इसका मतलब क्या है? ये 3 गुना x है ना, इसको 3 गुना x भी लिख सकते हो, या x गुने 3 ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका वैल्यू जो हम लोग साधारणतः प्रयोग में करेंगे तो 3x लिखेंगे।
और इसका अर्थ समझेंगे। अब x पर डिपेंड करता है उसकी लंबाई। अब यहाँ चौड़ाई जो भी होगा लंबाई निकलते जाएगा। मान लो कि चौड़ाई मान लो कि 5 है, 5 सेंटीमीटर या 15 मीटर बोले तो थोड़ा लंबा होगा, 15 मीटर है ना। मान लिया कि अब यहाँ दिया हुआ है चौड़ाई कितना है 15 मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, देखो 3x है यानी 3 गुने, अब x की जगह 15 पुट करेंगे तो 15 तिया 45 मीटर हो जाएगा। यानी इस तरह से जो है बीज गणित, इसको इस प्रकार का जो गणित की ब्रांच है उसको कहते हैं बीज गणित। और बीज गणित में दो चीज प्रमुख है, एक है बीजीय व्यंजक है ना, जिसको जो भी दिया हुआ है जो शब्दों में जो कहेगा जिस तरह से उस तरह से राशि को, जो अज्ञात राशि है उसको निकालना होता है। और जो दिया हुआ रहता है, कुछ राशियां इसमें दी हुई रहती हैं, उसी के आधार पर अज्ञात राशि को निकालना होता है। तो इसके लिए एक और आवश्यकता पड़ेगा, बीजीय समीकरण। बीजीय समीकरण, जब बीजीय समीकरण समझ जाओगे तो अच्छी तरह से कैलकुलेशन बीजगणित का कर सकते हो। जैसे अब समीकरण क्या है, तो एक प्रकार का प्रतिबंध है ना, एक शर्त होता है, इसको कह सकते हैं, जो चर के निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है और जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो इसमें लिख सकते हो याद रखने के लिए, इसे आवश्यकता नहीं है इसका, लेकिन यहाँ एक लिख लीजिए कि समीकरण क्या है। तो समीकरण एक ऐसा प्रतिबंध है जो चर के एक निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है। यानी जो भी चर है उसका यदि मान रखा जाए तो दोनों तरफ बराबर होता है, अर्थात इसे लिख सकते हो, अर्थात इसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, इसके बराबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, है ना। अच्छा, इसमें समीकरण के टाइप्स भी होते हैं, समीकरण के प्रकार भी होते हैं। जैसे चर एक x भी है, y भी है, z भी है। तो यदि केवल x का हम लोग प्रयोग करेंगे तो उसको कहा जाता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। यदि एक चर का व्यवहार होता है, यानी यदि यहाँ पर लिख सकते हो यदि एक चर यानी केवल x का व्यवहार करें, ठीक है, यदि एक चर यानी x का व्यवहार करें तो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। एक चर वाले रैखिक या रैखिक समीकरण भी कहते हैं, दोनों कह सकते हो। लीनियर इक्वेशन अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, लीनियर, है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब एक चर से समझ लीजिए, जैसे मान लो कि दो कंडीशन यहाँ पर है, x+5 है इक्वल टू 9 है, तो ये क्या हो गया, एक समीकरण कहलाता है ना, ये कहलाता है एक समीकरण। अब इसमें x का वैसा मान होगा जो कि रखने से दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। जैसे x के जगह पर क्या रखा गया, यदि 4 रखो तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इधर भी 9 है। इसका मतलब है कि यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह से एक और समीकरण ले लीजिए, मान लिया कि 5x माइनस 5 इक्वल टू 15, एक तरह का ये है समीकरण है, इसको एक चर वाले है, यहाँ एक सिर्फ एक चर है। तो अब x की जगह पर कौन सी संख्या पुट करें जिसके दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसको
अंदाज से भी कर सकते हो, जैसे मान लिया कि 3 रखें, तो हो जाएगा 5 3 15, 5 घटा के 10 आएगा, इसका मतलब यहाँ x का वैल्यू 3 नहीं होगा, है ना? 5 की जगह 4, x की जगह 4 रखें, तो पंचों का 20 हो जाएगा, 20 में से 5 घटेगा तो 15 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ भी 4 आएगा। तो ये अंदाज विधि हो गया, लेकिन इसको सरल करने का भी एक तरीका है, जैसे मान लो कि दैट इज यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ 5x माइनस 5 बराबर 15 है, तो 5x, अब यहाँ इस माइनस को, चूंकि देखो ये चर के साथ है, ये बिना चर का है, तो बिना चर वालों को एक साथ रखेंगे, तो इक्वल टू लिखेंगे 15, और ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, तो 20 हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 20/5, 20 हो जाएगा। और अब यहाँ जब इसलिए x का वैल्यू लिखेंगे, तो चूंकि देखो इस तरह का जो समीकरण होते हैं, उसमें यदि इक्वल के साइड जब चेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा, जैसे माइनस है, दाहिने तरफ लिखेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है। उसी तरह यदि यहाँ गुना है, 5x का मतलब क्या हो गया 5 गुना x, तो गुना है तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाता है, x इक्वल टू फिर 20 बटा, ये गुना में इसलिए 5 नीचे लिखे, अब इसको काट दो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का 20 आएगा। तो अब यहाँ x का वैल्यू निकल गया, यानी जो x अज्ञात राशि थी इस समीकरण के माध्यम से उसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हो पुट करके कि ये जो कंडीशन है दोनों पक्ष बराबर होने का रैखिक समीकरण के लिए, तो वो है कि नहीं। तो 4 यहाँ पुट करेंगे, पंचों के 20, 20 में से 15 घटाएंगे, तो 15 जब घटाएंगे क्या हो जाएगा 5 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो समीकरण है वो किसी भी चर के लिए संतुष्ट करता है। तो ये जो ब्रांच है इसको कहते हैं बीजगणित। ठीक है, आगे कुछ और जानिए। अब देखो, अब चर और अचर के प्रयोग से जो बीजक व्यंजक बनता है ना, तो साधारणतः कई प्रकार के व्यंजक, जैसे जो व्यंजक हुआ, अब यहाँ लिख सकते हो सिंपल से कि व्यंजकों के प्रकार। समझ में आ रही है बाबू, कोई बोलो। ठीक है,